गुड इवनिंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं गाउस का नियम और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम नियम से गाउस नियम को व्युत्पन्न करना। तो हम देखते हैं कि कूलॉम नियम से गाउस के नियम को किस प्रकार से हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? कूलॉम नियम से गाउस नियम की उपपत्ति। तो देखो कैसे हम उसको ज्ञात करेंगे। कूलॉम नियम से गाउस नियम की उपपत्ति, प्रूफेशन ऑफ गाउस लॉ बाय कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम के नियम से हम गाउस के नियम की क्या करेंगे? उपपत्ति करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे। तो देखो, माना कि हमारे पास एक क्यू आवेश है। क्या है? क्यू आवेश। आपको गाउस का नियम तो पता ही है। फाई इक्वल क्या होता है? फाई इक्वल क्या होता है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहाँ सिग्मा क्यू क्या है? कुल आवेश है। या आप इसको सिग्मा से व्यक्त नहीं करना चाहें तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्यू क्या है? कुल आवेश है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा जहाँ क्यू क्या है? कुल आवेश है। और यहाँ भी सिग्मा क्यू क्या है? कुल आवेश। वो तो हमें रिप्रेजेंट करने के ऊपर है, हम किस प्रकार से कुल आवेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केवल क्यू से रिप्रेजेंट करना है तो लिख दो उसको क्यू इक्वल, जहाँ क्यू इक्वल क्या है? कुल आवेश है। या सिग्मा क्यू इक्वल क्या है? कुल आवेश है। तो आपको पता है फाई इक्वल क्या होता है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम इसको व्युत्पन्न करेंगे, इस फॉर्मूले को किसकी सहायता से व्युत्पन्न करेंगे? कूलॉम नियम की सहायता से। तो कूलॉम नियम आपने पढ़ा था, एक कौन सा था? दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल था। फिर उसके बाद में हमने विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात किया था। वो किससे ज्ञात किया था? कूलॉम के नियम से ज्ञात किया था। तो हम यहाँ जो गाउस नियम की व्युत्पत्ति कूलॉम नियम की सहायता से करेंगे, उसमें हम विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले का। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। माना हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है। देखो यहाँ एक प्लस क्यू आवेश ले लो आप। अब इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करेंगे हम जो इस प्लस क्यू आवेश को पूरी तरह घेर ले या इसको परिबद्ध कर ले। तो ऐसा गाउसी पृष्ठ, माना कि मैं यहाँ कल्पना कर लेता हूँ एक गोले की। एक गोला इसको पूरी तरह क्या कर लेगा? घेर लेगा, परिबद्ध कर लेगा। तो इसके चारों ओर क्या मान लेता हूँ मैं? एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ। क्या मान लेता हूँ? गोलीय गाउसीय पृष्ठ। अब इसे ये जो गोलीय गाउसीय पृष्ठ है, हम उसका एक छोटा सा क्या ले लेते हैं? अल्पांश। छोटा सा क्या ले लेते हैं? अल्पांश। अब मैं आपको बता चुका हूँ जो अल्पांश है उसका क्षेत्रफल सदिश उस अल्पांश के कैसा होगा? लंबवत होगा और सदैव लंबवत होगा। क्षेत्रफल सदिश तल के सदैव कैसा होता है? लंबवत होता है। अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, इस बोर्ड ये क्षेत्रफल वाली आकृति है, तो इस बोर्ड के इस क्षेत्रफल का अगर सदिश हम देखें तो क्या होगा? ये मार्कर, इसके लंबवत ये मार्कर क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल सदिश। इसकी दिशा क्या होगी? बाहर की ओर होगी। तो ये बात ऐसे समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ हम क्या ज्ञात करेंगे? इसका क्षेत्रफल सदिश डी एस वेक्टर। इसका अल्पांश क्या हो जाएगा? डी एस वेक्टर। तो उसकी दिशा क्या होगी? इसके लंबवत होगी कि नहीं होगी? डी एस वेक्टर। इसकी दिशा इस अल्पांश की कैसी होगी? लंबवत। तो बात समझ में आ गई कि क्षेत्रफल सदिश तल के सदैव लंबवत होता है। तो डी एस वेक्टर के कैसा हो गया? लंबवत हो गया। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं कि नहीं जाती हैं? अब हम ये क्षेत्र रेखा देखो, इधर ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं अधिकतम फ्लक्स की, किसकी? अधिकतम फ्लक्स की, कि अधिकतम क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से कब गुजर सकती हैं? जब कोण का मान कितना हो? क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कितना हो? 0 डिग्री। तब अधिकतम होगा। अरे आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फाई इक्वल क्या पढ़ा है? इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा पढ़ा है आपने। अब यहाँ थीटा का मान क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा तभी तो इसका मान अधिकतम होगा। और इसका 90 कर दो तो ये फैक्टर 0 हो गया। अरे फाई इक्वल क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन जब हम थीटा का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मान अधिकतम आएगा कि नहीं आएगा? तो हम यहाँ विद्युत क्षेत्र को कैसा ले लेते हैं? कोण 0 रखते हुए ले लेंगे। किसके साथ? डी एस वेक्टर के साथ। तो यहाँ ई वेक्टर ये हो जाएगा
ये एक दूसरे कैसे हो गए, अध्यारोपित हो रहे हैं। अब यहाँ कोण कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखो ये ई वेक्टर की दिशा, यही किसकी दिशा हो गई, डी एस वेक्टर की। अब देखो हमें यहाँ एक तो ई वेक्टर है, एक डी एस वेक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम कूलोम का नियम लगाएंगे तो यहाँ ई वेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या है, ई इक्वल क्या होता है, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कूलोम के नियम से अगर हम बात करें यहाँ तो ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई इक्वल क्या होगा बताओ, ई इक्वल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैं यहाँ के का मान रख लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ये क्या है, ई वेक्टर। विद्युत क्षेत्र का मान है किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। यहाँ प्लस क्यू आवेश है जिस कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, के क्यू अपॉन आर, उसके के का मान रख लिया मैंने यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो आपने पढ़ा है कि डी फाई इक्वल क्या होता है, विद्युत फ्लक्स के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है यहाँ, फाई इक्वल, हमारा टारगेट यहाँ क्या है, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ज्ञात करना, जो क्या है गाउस का नियम है। हमारा टारगेट ये दो है, हमें क्या सिद्ध करना है, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और किसकी सहायता से सिद्ध करना है, कूलोम नियम की सहायता से। तो यहाँ कूलोम नियम लगाएंगे, हमारे पास विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र के लिए कूलोम नियम से आपने एक फॉर्मूला ज्ञात किया था, ई वेक्टर इक्वल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप जहाँ क्या है एकांक सदिश है। अब ये फॉर्मूला आप कूलोम नियम से ज्ञात कर चुके हो। इसका मतलब यदि हम इसी ई वेक्टर का उपयोग करते हुए अगर क्या ज्ञात कर लें, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा काम सिद्ध हो गया। अरे हम जो ज्ञात करने जा रहे हैं वो हमारा मकसद पूरा हो गया। तो इसका उपयोग करो। अब देखो हम इसका उपयोग करने के लिए हमें पता है कि फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ज्ञात करना है, तो फाई का करने फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और समाकलन के पदों में ज्ञात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ डी फाई इक्वल कितना हो जाएगा, डी फाई इक्वल क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। होगा कि नहीं होगा, आप पढ़ चुके हो पहले। अब यहाँ डी फाई इक्वल क्या आ जाएगा, डॉट उठेगा तो कॉस हो जाएगा यहाँ, तो ई डी एस कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा। अगर हम बात करें फाई की, किसकी बात करें, फाई कुल विद्युत फ्लक्स की बात करें, तो क्या आएगा यहाँ, फाई इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब यहाँ इंटीग्रेशन कौन सा होगा, सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन, सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन। देखो सरफेस का मतलब क्या है, यहाँ हम क्षेत्रफल का क्या कर रहे हैं, हमने क्षेत्रफल अल्पांश दिया था उसका समाकलन कर रहे हैं, तो सरफेस क्लोज इंटीग्रल। क्लोज का मतलब आवेश के अंदर है और उसे पृष्ठ द्वारा बंद है, तो क्लोज का मतलब बंद समाकलन, पृष्ठ द्वारा बंद समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ सरफेस क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ तो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब एक बात बताओ, मैं बात करूँ अधिकतम फ्लक्स की, किसकी, अधिकतम फ्लक्स। इसे पृष्ठ से अधिकतम फ्लक्स कब गुजरेगा, तो मैं आपको जस्ट पहले ही बता चुका हूँ कि थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप थीटा का मान 90 रखते हो तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अधिकतम कब होगा, जब थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ आप क्या रखोगे, फाई अधिकतम फ्लक्स के लिए, किसके लिए, अधिकतम फ्लक्स के लिए थीटा इक्वल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तब फाई इक्वल कितना हो जाएगा, क्लोज इन सरफेस क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, एक बार रख ही लो, कॉस 0। अब यहाँ कितना आ जाएगा, फाई इक्वल कितना हो जाएगा, सरफेस क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो फाई इक्वल क्या हो गया, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ई डी एस। यहाँ तक पहुँच गए हम। हमारे पास ई का मान है क्या है, रख दो यहाँ, ई का जो मान है उसको यहाँ रख दो, तो फाई इक्वल। अब देखो फाई इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा, फाई इक्वल हम ई का मान रख देंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि जो ई है यहाँ वो अदिश में आ गई है, क्योंकि यहाँ डॉट हटने के बाद क्या हो गया है, कॉस हो गया।
तो यहाँ जो ई वेक्टर था वेक्टर हट गया, तो यहाँ ये किस में आ गई, अदिश में। तो हमें यहाँ से आर कैप भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि आर कैप यहाँ किसको व्यक्त कर रहा है, केवल उसकी दिशा को ही तो व्यक्त कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो हम इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ किसके रूप में उपयोग कर रहे हैं, एक अदिश राशि के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो आर कैप को हटाना पड़ेगा। आर कैप को हटा देंगे तो देखो यहाँ क्या लिख दो, सरफेस क्लोज इंटीग्रल ई का मान क्या है, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो आर कैप में नहीं लिख रहा, कारण क्या है, यहाँ ई किस में हम अदिश रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं, होती तो सदिश राशि है, लेकिन यहाँ हम इसका किस में प्रयोग कर रहे हैं, अदिश रूप में, इसलिए हमने आर कैप को हटा दिया। अब बचा क्या, डी एस, क्या बचा, डी एस। तो डी एस को यहाँ लिख दो। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो केवल। तो यहाँ फाइवल क्या आ जाएगा, फाइवल क्या होगा, देखो इसमें से बाहर क्या आ रहा है, समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, क्षेत्रफल के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ डी एस क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश है, तो समाकलन क्षेत्रफल के सापेक्ष हो रहा है। तो क्षेत्रफल से संबंधित जो राशि होगी वो समाकलन के अंदर रहेगी, बाकी कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल से संबंधित जो राशि होगी वो तो कैसी होगी, उसका समाकलन किया जाएगा, वो चर होगी, बाकी क्या होगी, अचर होगी। वो अचर समाकलन से कहाँ रहता है, बाहर रहता है। तो इसका आशियाना कहाँ बसा दो, अचर का, समाकलन से बाहर। तो इसका घर बाहर बसाओ तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी अचर है। अब क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी यहाँ क्या होगा, अचर होगा। इंटीग्रेशन सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन डी एस। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो यहाँ तो फॉक्स बढ़ रहा है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से फाइव कितना आ जाएगा, सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन डी एस। इसका मतलब क्या हो गया, डी एस यहाँ अल्पांश था और उसका समाकलन करने से सभी अल्पांशों का क्या हो गया, योग हो गया। समाकलन क्या करता है, सभी अल्पांशों को जोड़ देता है। तो यहाँ भी समाकलन सभी अल्पांशों को क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो जोड़ देगा तो यहाँ किसका क्षेत्रफल हो गया, फिर ये किसका क्षेत्रफल हो गया, गोले का क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया। अरे इंटीग्रेशन डीएस का मतलब क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल। या आप इसका इंटीग्रेशन डीएस करोगे तो एस आएगा, एस क्या है, गोले का क्षेत्रफल है, एक ही बात है। तो आप यहाँ क्या रखोगे, फिलहाल इसको मिटा लो। 5 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ क्या रखोगे आप, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ हमने क्या रख दिया है, इंटीग्रेशन डीएस की क्या रख दिया है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो कारण क्या है, क्योंकि सरफेस क्लोज इंटीग्रल डीएस इक्वल एस होता है। अरे इंटीग्रेशन डीएक्स एक्स होता है, इंटीग्रेशन डीएक्स मतलब किसी एक इंटीग्रेशन डीएक्स, इसका समाकलन क्या होगा, एक्स होगा। तो ऐसे इंटीग्रेशन डीएस का समाकलन क्या होगा, एस होगा। एस का मतलब संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहाँ जो काटपीट हो रही, काट मार मचा दो आप। अब यहाँ जो काटपीट हो रही है उसको कर दो। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट कटने का कोई बंदोबस्त नहीं है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो बचा क्या, उसको लिख दो। 5 क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आएगा कि नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। तो यहाँ से 5 कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें ज्ञात क्या करना था, यही ज्ञात करना था। तो 5 क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसने कहा था, आपके गाउस चाचा ने कहा था कि नहीं कहा था।
तो यहाँ हम कूलॉम नियम से भी इस गाउस के नियम को सिद्ध कर चुके हैं कि फाइव क्या होता है, Q/ε0 होता है। देखो आप काट पीट करके देख लो, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, R² से R² कट गया, बचा गया Q/ε0। तो कूलॉम नियम यही तो था, सॉरी गाउस नियम यही तो था, फाइव Q/ε0 या आप सिग्मा Q कह लो, कुल आवेश होता है। जहाँ हम Q को कुल आवेश मान लेंगे तो फाइव क्या हो गया, Q/ε0। तो हमारा ये जो गाउस का नियम था वो कूलॉम नियम से सिद्ध